तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर अपने एसिडिफायर्स को देख लिया, एंटी एसिड्स को देख लिया, कैथार्टिक्स को देख लिया। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके लास्ट लेक्चर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, ठीक है, तो उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें देखी, ठीक है, तीन अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहाँ पे यूज होगा। देखो, जैसे कि हमारा जो भी जीआईटी है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, यानी उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी उसको रोकने के लिए हम लोग जिन एजेंट्स का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। देखो, माइक्रोबियल क्या होता है कि माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, और एंटी मतलब यानी इसको जो है अपोज करने वाला, यानी इसको मारने वाला, ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब यहाँ पे देखो, एक चीज आप लोग ध्यान देना कि वैसे तो हम लोग इसको जो है अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग अपनी बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है इसको पूरी बॉडी में कहीं भी यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे इसके अंदर जो क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जो है अपने डिसइंफेक्टेंट वगैरह को भी देखेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसको तो हम लोग यहाँ पे अपने जो नॉन लिविंग सरफेस होती हैं, जैसे हमारा फर्श हो गया, ठीक है, या फिर जैसे मतलब ये जो भी हमारा हॉस्पिटल वगैरह होता है उसको क्लीन करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो सारी की सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर आ जाती हैं। यानी देखो, सिंपली बात यह है कि हम लोग इसको पढ़ तो जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे दवाएं हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो हर जगह यूज होती हैं, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे ऐसे केमिकल कंपाउंड या फिर ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे क्या करती हैं, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स को यहाँ पे इनहिबिट या फिर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, या तो ये क्या करेंगी, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देंगी, ठीक है, जहां भी बैक्टीरिया वगैरह है, और या तो क्या करेंगी कि उसको ग्रोथ को यहाँ पे प्रिवेंट कर देंगी, यानी रोक देंगी, ठीक है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में, तो यहाँ पे इसके बेसिकली 6 टाइप के क्लासिफिकेशन आप लोग कह सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, जो लास्ट वाला है स्टेरिलाइजेशन, तो ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि आप 5 टाइप के हमारे एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा एंटीसेप्टिक है, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग मेनली जो है अपनी लिविंग सेल्स यानी कि बॉडी पे यूज करते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी वगैरह में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या करता है, या तो किल करता है या फिर इनहिबिट करता है। देखो, मैकेनिज्म सारा वही है, ठीक है, क्योंकि ये सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ही हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब यहाँ पे देखो, जो एक आइडियल एंटीसेप्टिक एजेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो भी अप्लाइड एरिया है, यानी जैसे हमारी बॉडी है, तो उस पर हम लोग जब इसको लगा रहे हैं, तो जहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ पे कोई नुकसान वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, तो ये सारे हमारे यहाँ पे एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा एंटीसेप्टिक है और जो डिसइंफेक्टेंट है, इन दोनों का एक्शन बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं। बस मेन डिफरेंस कहाँ पे है, एंटीसेप्टिक को हम लोग यूज करते हैं लिविंग सेल पे, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट को हम लोग यूज करते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे, यानी कि जैसे हमारा फर्श वगैरह हो गया। अब इसका एग्जांपल देखो क्या होता है, लाइजॉल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो लाइजॉल हो गया, हार्पिक हो गया, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नॉन लिविंग सरफेस यानी हमारा बाथरूम वगैरह हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, इन सब की क्लीनिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे बात करें हम लोग जो है जर्मीसाइड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये यहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल करता है, ठीक है, यानी उनको जो है पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब देखो, इसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, जैसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया। तो उस हिसाब से जैसे बैक्टीरियोसाइड हमारा क्या हो गया, टू किल बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया को किल करेगा। वायरोसाइड हमारा जो कि वायरस को किल करेगा। फंजाई साइड हमारा जो कि फंजाई को किल करेगा। तो इस तरीके से देखो, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, जो हमारा बैक्टीरिया स्टेटिक्स है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लोग समझना। यहाँ पे देखो, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो हमारा ये देखो, ये हमारा जो जर्मी साइड है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, जबकि यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियो स्टेटिक है, तो ये यहाँ पे किल नहीं करता है,
यहाँ पे उनकी ग्रोथ को रोक देता है। यानी इसको मतलब आप कह सकते हो कि इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है बढ़ नहीं पाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। देखो स्टेटिक का मतलब ही होता है थोड़ा सा रोक देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम लोग जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह यूज कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा यहाँ पे क्लोरमफेनिकॉल। और सैनिटाइजर्स की बात करें तो सैनिटाइजर्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, कोरोना के टाइम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो सैनिटाइजर्स हमारे क्या होते हैं, मेनली क्लीनिंग और वॉशिंग में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो इनको यहाँ पे मेनली जो है जनरल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यानी उनके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारा सोप हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। सैनिटाइजर्स के अंदर मेनली यहाँ पे अल्कोहल ही होता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे स्टरलाइजेशन की, तो देखो ये यहाँ पे आप एक टाइप नहीं कह सकते, ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है। जैसे कि इसको आप लोग ऐसे समझो कि हमारा कोई एरिया है, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई कमरा है और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे उस कमरे के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो या तो किल कर दिए जाते हैं या तो रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट्स या फिर सरफेस या फिर एरिया यानी जहाँ भी इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सारे तरह के बैक्टीरिया यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एक हमारा इसके अंदर टॉपिक और आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। यानी कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो यहाँ पे काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको समझने के लिए आप लोग को ये समझना होगा कि जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मेनली यहाँ पे प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स भी बेसिकली यहाँ पे एंजाइम के फॉर्म में होता है, तो इसी की वजह से हमारे बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि इसका जो प्रोटीन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें या फिर इसको ख़त्म कर दें, तो क्या होगा, बैक्टीरिया भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली उसकी बैक्टीरिया वगैरह की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पे मेनली जो है 3 मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। पहला हो गया ऑक्सीडेशन, सेकंड हो गया हैलोजिनेशन और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। तो ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, जैसा इसका नाम है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये वाला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, देखो MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये वाला MOA हमारा शो किया जाता है ऐसे कंपाउंड्स के द्वारा जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये करता क्या है, ये हमारे जो भी जैसे हमारा जो भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है तो उनके अंदर होती है एक्टिव फंक्शनल ग्रुप की चेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो उस फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे डेथ हो जाता है, ठीक है। और हैलोजिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो जैसा इसका नाम है हैलोजिनेशन, तो यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म जो है शो किया जाता है हाइलोजन्स के द्वारा, ठीक है। मतलब जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे हाइलोजन को रिलीज करते हैं। अब हाइलोजन क्या होता है, तो हमारा जो भी यहाँ पे क्लोरीन होता है, ठीक है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, उन सबको हम लोग यहाँ पे हाइलोजन्स बोलते हैं। तो जो भी कंपाउंड्स यहाँ पे इन सारे एटम्स को रिलीज करते हैं तो वो कंपाउंड हमारे हाइलोजिनेशन की मैकेनिज्म यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये काम कैसे करते हैं, ये हमारी जो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन है तो उसके अंदर होती है एक पेप्टाइड लिंकेज की चेन, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन में ये जो है क्या करते हैं, अपने हैलाइड एटम को जो है जाके जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, अल्टीमेटली उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बैक्टीरिया की यहाँ पे डेथ हो जाती है। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस यही हो रहा है कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन के अंदर यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप की चेन होती है, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज कर दिया जा रहा है। बस इसी तरीके से हमारे एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ पे काम करते हैं। और प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो ये वाली मैकेनिज्म है ये हमारे ऐसे कंपाउंड के द्वारा शो की जाती है जो कि क्या करते हैं, मेटल को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मेटल जो है हमारे जो भी प्रोटीन के अंदर इंपॉर्टेंट ग्रुप होते हैं उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और उनको यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की जो कि हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो पहला हो गया हमारा यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पे KMnO4, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया 158 ग्राम पर मोल और साइनोनेम हो गया हमारा यहाँ पे कॉन्डीज क्रिस्टल। और प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग इसको यहाँ पे अपने एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट की जो है एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है रिएक्शन करा के हम लोग अपने पोटेशियम परमैंगनेट को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं।
और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है और यहाँ पे वाटर और अल्कोहल दोनों के अंदर यहाँ पे सॉल्युबल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इन सबको हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो पहला यूज तो हमारा वही हो जाएगा। और सेकंड यूज की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्किन कंडीशन की ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको यूज किया जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बोरिक एसिड के बारे में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पे H3BO3, ठीक है। और वेट हो गया हमारा यहाँ पे 61.83। और साइनोनिम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बोराइड के नाम से जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा बोरैक्स होता है Na2B4O7, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करा के यहाँ पे बोरिक एसिड को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑर्डरलेस स्वीट टेस्ट, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। और यूजेस की बात करें तो बस वही सारी चीज़ें हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया H2O2, ठीक है। वेट हो गया 34.01 और साइनोनेम हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड पेरोक्साइड, ठीक है। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। और H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है क्लियर कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। और मिसिबल होता है वाटर के साथ। देखो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है बट मिसिबल होता है, ठीक है। और यूजेस की बात करें तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटीसेप्टिक, ब्लीचिंग एजेंट्स और यहाँ पे टूथ व्हाइटनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे क्लोरीनेटेड लाइम के बारे में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पे CaOCl2, ठीक है। और वेट हो गया हमारा यहाँ पे 136.98 और साइनोनेम हो गया हमारा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम लोग यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारा यहाँ पे वाइट ग्रे पाउडर होता है और यहाँ पे क्लोरीन का ऑर्डर होता है इसके अंदर, और पार्सली वाटर में सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। यार यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि इसमें कुछ समझने वाला होता नहीं है, ठीक है। इसमें आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आप लोग को क्या समझाऊँ, थोड़ा आप लोग पढ़ के याद कर लिया करो इसको, इसमें याद करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको हम लोग यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह भी यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। एंड फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे आयोडीन के बारे में, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया हमारे यहाँ पे I2, ठीक है। देखो वैसे तो आयोडीन आई के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली इसको जो है कंपाउंड फॉर्म यानी I2 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट की बात करें तो 253.8 ग्राम पर मोल यानी I2 का, ठीक है। सिंगल आई का हमारा यहाँ पे 126 होता है। और साइनोनेम की बात करो तो यहाँ पे हाइलोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब हाइलोजन इसकी क्लास होती है, हाइलोजन के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है। साइनोनेम नहीं होता है बेसिकली, आप लोग कह सकते हो एक बार के लिए। प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे लेबोरेटरी में जो है हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, Ki और MnO2, ठीक है, और कंसनट्रेटेड H2SO4, इन तीनों के मिक्सचर को जो है हीट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा जो है ग्रेस वॉयलेट या फिर ब्लूइश ब्लैक क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है। और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हार्श ऑर्डर होती है, ठीक है। वोलाटाइल नेचर का होता है, यानी अगर ओपन में रखोगे तो उड़ जाएगा। और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। यूजेस की बात करें तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट और आयोडीन डेफिशिएंसी यानी आयोडीन की कमी हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो थायराइड कैंसर होता है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे आयोडीन का यूज करते हैं। तो नोट्स इसकी आप लोग को कल सुबह तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।